हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर काफ़ी दिन के बाद अपलोड हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कंटिन्यू सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे। बट ये नहीं, आप पेशेंस रखें, आपको ऑलरेडी 3 से 4 जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर आशीष सर डाल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको मैं आज बता दूं, आज ये आपको इवनिंग में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसका आपको टेस्ट देना है, वो भी 3 घंटे। और वो क्लासिकल का फर्स्ट टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी सब्जेक्ट हुए उनके पहले सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, उनके बाद धीरे धीरे उनको कॉम्बिनेशन में किया जाएगा, 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, उनके बाद लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे जिसके अंदर सभी सब्जेक्टेड इंक्लूड होंगे। और उनके साथ साथ जिस तरीके के पैटर्न होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल CSIR का यदि फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है तो उसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, जो पहले जो आपके जो पहला पैटर्न है अपना CSIR नेट का, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। वैसे गेट का है, उसी के अकॉर्डिंग गेट के भी आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ में तो आज क्लासिकल के टेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इवनिंग में 101%। और इसके साथ साथ इसके जस्ट बाद ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो भी आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद आपको वेक्टर अलजेब्रा का, उसके बाद आपको क्वांटम का, ठीक है। आज इवनिंग में ही सारे डल जाएंगे, ठीक है। अभी एक चीज देखो, अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कहां तक डिस्कस कर चुके थे। रेसिप्रोकल लेटिस मैंने करवाई थी आपको, रेसिप्रोकल लेटिस मैंने जनरल करवाया था, मैंने बोला भी था अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो अपन यही इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ चीजें मेमोराइज रखनी है। मैंने पीछे जो वीडियो अपलोड किया था, जो शॉर्ट वीडियो था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। आप उनको क्वेश्चंस को और करें, जैसे अपना एक क्रिस्टलोग्राफी खत्म होता है उसके बाद अपन एक साथ असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें किसी भी बात की, अभी आप वेट करें, पेशेंस रखना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। 101% पूरी चीज करवा दी जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आपको कुछ चीजें हैं वो मेमोराइज रखनी है, उनको देख लें आप, और उनसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल लेटिस में मैंने ये नहीं करवाया था, देखो ये फैक्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया था वहां पे, 2 पाई चेक करो, मैंने यहां तक ही आपको करवाया है, B क्रॉस C, और नीचे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, ठीक है, V। ऐसे ही मैंने इनका परमिट जो रेसिप्रोकल लेटिस करवाया था। बट याद रखो, जब लाउवे इक्वेशंस आई थी तो उन्होंने बताया था कि जो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 2 पाई के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं ये आगे अपन डिस्कस करेंगे, पर आपको याद रखना, मेमोराइज रखना। वैसे भी कोई गलत नहीं है, आप BSc तक ये नहीं पढ़ते हो 2 पाई वाला पोर्शन, ठीक है। वहां पे आपको कोई ब्रिलियंट जोन वगैरह काम में नहीं लेने पड़ते, क्यूब साइड काम में नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आप इन फैक्टर को काम में नहीं ले, क्योंकि ये तो इंटीजर्स है ना 2 पाई का, बट आपको आगे काम में लेना है, इसलिए आपको इसको इंक्लूड करना हो। वैसे मैंने जनरल बता दिया पिछले वाले लेक्चर्स में। और अब आपको याद रखना 2 पाई का इंटीजर्स होते हैं ये, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो ये आपके तो क्या थे, प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स थे। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर कैसे आते हैं मैंने बता चुका हूं। देखो जैसे A वेक्टर निकालना है तो A के बाद जस्ट बाद क्या होता है, देखो A और B और C, ये तीनों क्या होते हैं, साइक्लिक में होते हैं, A के बाद B और B के बाद C। तो आप भी याद रखो, यदि आपको A वेक्टर निकालना है तो आप क्या करो, A के जस्ट बाद क्या आता है B, तो B को क्रॉस कर दो C से, और नीचे वॉल्यूम आता है। किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है वो मैंने सारा बताया था, D100 प्लेन लेके किस तरीके से A वेक्टर निकलता है, किस तरीके से B वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से अपन C वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो वो अपन मैं पूरा कंप्लीट बता चुका हूं। यहां पे आपको जनरल देखना है कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, क्लियर। तो B वेक्टर निकालना हो तो B के बाद क्या आता है, C, तो C क्रॉस A। उसके बाद C के बाद क्या था, जस्ट साइक्लिक में A, तो A क्रॉस B, क्लियर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ सिंपल क्यूबिक के लिए मैं रेसिप्रोकल डायरेक्ट लेटिस भी निकलवा चुका हूं, मैं पहले ही निकलवा चुका हूं डायरेक्ट लेटिस वेक्टर, और अब मैं रेसिप्रोकल लेटिस निकलवा रहा हूं। तो मैं इसके अंदर पीछे वाले वीडियो में निकलवाया था आपको, ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर क्या है कि जो आपका G वेक्टर है, रेसिप्रोकल जो वेक्टर है वो क्या होता है, HA वेक्टर, KB वेक्टर और LC वेक्टर, वेर ABC क्या है, परमिटिव जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स है वो है, और जो HKL है वो क्या है, अपने मिलर इंडिसेज है, क्या है, मिलर इंडिसेज। हाँ जी, E की पावर G वेक्टर डॉट T वेक्टर इक्वल्स टू 1। ये क्या कंडीशन है अपनी, ये कंडीशन जो है ये T क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने बताया था, किसी भी आपका जो लेटिस है उसके पॉइंट को, एक पॉइंट से आपको किसी अदर पॉइंट पे आपको रीच करना है, यानी पहुंचना है, तो आपको जनरली क्या यूज लेना होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर यूज लेना होगा। ट्रांसलेशन वेक्टर पे करा चुका हूं, अभी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने, वो बाद में करवाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो G वेक्टर T 2 पाई n आ गया ना, देखो n की कोई भी वैल्यू, n की
कोई भी वैल्यू, जीरो रखोगे तो 2 पाई एन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगी। तो इसको उस तरीके से ओपन कर सकते हो भाई, e की पावर आयोटा थीटा से। e की पावर आयोटा थीटा को किस तरीके से ओपन करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पे वैल्यू रख के आप, यदि ये क्या हुए, जैसे जीरो रखोगे तो जीरो, 1 रखोगे तो 2 पाई और 2 रखोगे तो 4 पाई, यानी इवन चल रहा है ना, इसका मतलब आपको क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो वैल्यू मिलेगा +1, ठीक है। इसके लिए आपको मेमोराइज रखना है, इसको ध्यान रखना है, इस पे भी डिस्कस करेंगे आगे अपन। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक का जो डायरेक्ट जो ये आते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स आते हैं, ये क्या आते थे, देखो एक बार यहां देखो क्या आया था अपना पहला ए वेक्टर, क्या था, ए आई कैप था कि नहीं था, बी वेक्टर क्या था अपना, बी जे कैप था कि नहीं था, सी वेक्टर और सी के कैप था, बट क्या था, ये क्यूब था, और क्यूब के अंदर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता कि नहीं होता। तो अपन ने क्या लिख दिया था, इनको ए बी की जगह रिप्लेस कर दिया था ए। उसके बाद अपन ने क्या, इनका रेसिप्रोकलिटीज निकाल के मैंने बताया, तो जस्ट क्या आया था, मैंने कहा था 1/a आई कैप, 1/a जे कैप और 1/a के कैप। मतलब हुआ क्या था, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। इसका मतलब उसी डायरेक्शन में आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक लेटिस किसका रेसिप्रोकल हुआ, एक चीज देखो आप, क्या कुछ अलग चीज मिल रही है क्या, डायरेक्शन वही मिल रही है। इसका मतलब रेसिप्रोकल लेटिस है सिंपल क्यूबिक, वो खुद की ही रेसिप्रोकल है, यानी सेल्फ रेसिप्रोकल है। तो मैंने नीचे लाइन भी लिखवा दी, देखो रेसिप्रोकल, ये देखो यहां पे सिंपल क्यूबिक क्या होता है, खुद का रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान में रखना, मैंने लिखा नहीं है यहां पे, ठीक है। जो सिंपल क्यूबिक इज ए सेल्फ रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है ना, खुद ही जो होती है। उसके साथ देखो लास्ट में, द साइड ऑफ क्यूब इज डायरेक्ट लेटिस क्या होती है भाई, सिंपल क्यूबिक जब आप सोल्व करते हो तब आप देखते हो उसको, स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हो, तो क्यूब की साइड क्या लेते हो, ए, तो डायरेक्ट लेटिस है ना वो, तो डायरेक्ट लेटिस की जो आपकी क्यूब साइड है वो कितनी है, ए है। पर अब बात करते हैं किसकी, रेसिप्रोकल की। तो जब अपन ने द साइड ऑफ क्यूब इज रेसिप्रोकल लेटिस कितना होगा भाई, अपन ने जर्नल निकाला था 1/a आई कैप, तो ये साइड हुई, तो 1/a है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये किसका पूर्ण गुणज जो इंटीजर्स होते हैं 2 पाई का, तो 2 पाई बाई a और आई कैप होगा, यही होगा। इसका मतलब इसकी साइड कितनी है, 2 पाई बाई a, तो इसका मतलब इस रेसिप्रोकल लेटिस की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 2 पाई बाई a। क्लियर हुआ। उसके बाद इट इज सेल्फ रेसिप्रोकल विथ क्यूब साइड 2 बाई a, मैंने क्या कहा, ये खुद की रेसिप्रोकल होती है और क्यूब साइड कितनी होती है, 2 पाई बाई a। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। देखो रेसिप्रोकल लेटिस इज फर्स्ट ब्रिलियन जोन, आगे बताएंगे ब्रिलियन जोन्स क्या होते हैं, अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रिलियन जोन आते ही आपको पूरा कंप्लीट बता दिया जाए, कैसे कैसे रीजन्स होते हैं, क्या क्या रीजन किस, कौन सा अलाउड होता है, कौन सा नॉट अलाउड होता है, सब डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक की जो रेसिप्रोकल लेटिस है वो किसमें होती है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन में होती है, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल कितना होगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मानो साइड क्यूब, ठीक है। तो इसकी साइड कितनी है, 2 पाई बाई ए है ना, रेसिप्रोकल की 2 पाई बाई ए, तो 2 पाई ए बाई ए का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ए का होल क्यूब। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, बीसीसी, ठीक है। बीसीसी क्या होता है, बीसीसी के लिए पूरा कंप्लीट बता दिया। बीसी का मतलब एक जो एटम होगा वो बॉडी में सेंटर्ड होगा। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी इज एफसीसी विद क्यूब साइड 4 बाई a। हाँ जी भाई साहब, जब आप निकालोगे तो क्या आएगा इसकी क्यूब साइड, आप चेक करना, इसका जो आता है वो आता है 2/a, ठीक है। और ये पूर्ण गुणज किसका होगा, 2 पाई a का, मैंने निकाला था वहां पे क्या आया था, 2/a आया था, नहीं आया था 2/a, बट यहां पे 2 पाई का पूर्ण गुण, मैं इंटीजर्स बता रहा हूं इसलिए देखो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई वहां नहीं किया था, यहां कर रहा हूं मैं 2 पाई a, तो कितना आ गया 2/a। क्लियर। इसके साथ वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई, ये साइड आएगी अपने पास, इसका होल क्यूब कर दो तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई a का होल क्यूब। अब एक चीज देखो, कह रहे हो सर इस 4 का होल क्यूब नहीं किया, भाई साहब देखो आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, क्योंकि देखो ये 2 पाई तो अलग है,
2 पाई ये 2 फैक्टर तो अलग आता है उसके अंदर, बट जो क्यूब साइड है वो तो है 2 पाई बाई ए ही है, 2 पाई बाई ए ही है ना क्यूब की। तो जो साइड है उसका होल क्यूब होगा, ना कि इस 2 फैक्टर का होल क्यूब होगा। तो मैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है इस 2 को 4 पाई, इसलिए हो गया। इस 2 को अलग रखना है, क्यूब साइड तो 2 पाई बाई ए है ना, इसलिए 2 पाई बाई ए का होल क्यूब 2 साइड में। अब आप यदि ये नहीं याद रखना चाहते हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो फॉर्मूला याद रख लो भाई साहब। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस आपका होगा 2 पाई का होल क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस। किसका? वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लेटिस, जो आप डायरेक्ट लेटिस का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो 2 पाई क्यूब, जनरल इसका ही देख लो आप, इसका बीसीसी का बता देता हूं, 2 पाई का होल क्यूब, और वॉल्यूम कितना होता है इसका? वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब, और बाई प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ए क्यूब बाई 2, यही तो आता था प्रिमिटिव का। तो रखो ए क्यूब, और ये कहां चला जाएगा? 2 पर, तो वही चीज आ गई ना, 2 इंटू 2 पाई होल क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो एफसीसी के अंदर देखो, एफसीसी के अंदर क्या होगा, एफसीसी के अंदर आपका क्या होगा, ठीक है। अब समझने के लिए इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? चलो एफसीसी, एफसीसी रेसिप्रोकल होती है किसकी? बीसीसी की। रेसिप्रोकल होती है किसकी? बीसीसी की। और विद क्यूब साइड क्या होगी? वही क्यूब साइड होगी 4 बाई ए। इसका मतलब 4 बाई ए, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 पाई अपॉन ए। क्या है? 2 इंटू 2 पाई अपॉन ए। ये फैक्टर तो अलग से आता है ना उसके अंदर, जब रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं अपन। तो देखो वॉल्यूम फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूले से क्या निकालोगे? देखो 2 पाई का होल क्यूब, नीचे वॉल्यूम ऑफ परमिटिव डायरेक्ट लेटिस। तो एफसीसी के अंदर कितना होता है? ए क्यूब बाई 4। देखो पीछे वाले वीडियो निकलवा चुका हूं, ए क्यूब बाई 4। तो यहां ए क्यूब और 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। दैट इज मींस वॉल्यूम कितना आ गया? 4 2 पाई अपॉन ए का होल क्यूब। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो। और जो काम में आएंगे वो मैं जनरली बता दी। इससे अब आप न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर सकते हो। गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भाई, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब एक जनरल कभी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो देखो एचसीपी के लिए पूछा जाए, जनरल एचसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अंदर एक बार जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ एचसीपी। रेसिप्रोकल लेटिस की जो एचसीपी की जो रेसिप्रोकल लेटिस होगी वो क्या होगी? तो उसमें ऑप्शंस गिवन थे। तो याद रखना, ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो एचसीपी इज ए सेल्फ रेसिप्रोकल लेटिस। एचसीपी खुद का ही क्या होता है? रेसिप्रोकल लेटिस होता है। तो ये राइट डाउन कर ले अलग से, आपको काम है। पीछे वाले वीडियो में भी मैं राइट डाउन करवा चुका हूं। अब नोट्स अच्छे से बना ले भाई, हर चीज के। अब धीरे धीरे मैं नोट्स सारा इसीलिए मैं लिखता हूं, नहीं तो मैं भी खुद यहां फटाफट करके मैं आपको समझा के निकल लूंगा। समझ गए मेरी बात? तो आप कम से कम कंप्लीट नोट्स बनाओगे तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और कहीं डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार खुद के अपने नोट्स बन गए तो बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सरे, ठीक है। अब बताओ एक्सरे क्या होती है? एक्सरे एक एम वेव्स होती हैं। तो एम वेव होती हैं तो उनके लिए आपको एक चीज कंडीशन है, एक्सरे में कौन सी होती है? एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो वेरी शॉर्टर, यानी बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ यदि शॉर्ट है तो एनर्जी क्या होगी? बट डायरेक्टली वेवलेंथ एनर्जी से कनेक्टेड है ना। तो यदि वेवलेंथ यदि शॉर्ट है तो एनर्जी क्या होगी उसकी? हाई। इसलिए तो क्या कहते हैं? एक्सरे वेरी हाई एनर्जेटिक वेव्स। तो क्या होती है? देखो एक्सरे आर एम वेव्स। क्या होती है? एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत ही कम वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम। क्लियर है? वेवलेंथ स्मॉलर देन एनर्जी विल बी लॉन्गर। आ गए भाई एक्सरे के ऊपर, ठीक है। अब आपको बता दें भाई वेवलेंथ से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आओ भाई साहब कि देखो E बराबर आपने पढ़ा है एच न्यू, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? एच न्यू। और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू एच से कैसे? न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा। लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। इसका मतलब एच तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको तो आप साइड में पटको। सी भी कांस्टेंट है आपका। इसका मतलब जो आपका एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके? लेमडा के। इसका मतलब लेमडा बढ़ेगा
तो एनर्जी क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, ठीक है, और एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। इसका मतलब यहां लैम्डा क्या बहुत कम है, लैम्डा बहुत कम है, इसका मतलब लैम्डा बहुत कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब ई बढ़ेगा तब लैम्डा घटेगा, और जब लैम्डा बढ़ेगा तब ई घटेगा, ठीक है। ये एक्सरे के ऊपर बात क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारा नोट कर लो। आगे चलते हैं एक्सरे, उसके बाद ब्रेक जो इक्वेशन है वो देखते हैं, WH ब्रेक और WL ब्रेक के ऊपर, उन दोनों को ही। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद आज जो स्ट्रक्चर वगैरह उनकी बात करेंगे ना, फैक्टर की, स्ट्रक्चर फैक्टर वगैरह की। क्लियर है, पूरा राइट डाउन कर ले भाई अच्छे से, ठीक है। हट के मैं खड़ा हो चुका हूं, अब आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से क्या कर सकते हो, इजीली आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाइट बोर्ड के लिए आज देखते हैं कैसा क्या होता है, और ब्रॉडबैंड की जो हो जाएगी 1-2 दिन में तो आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। एक और बात, वीडियो को डाउनलोड मत किया करो भाई, वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, ठीक है ना। वीडियो डाउनलोड करने से हमारे नुकसान हो जाता है, इसलिए वीडियो डाउनलोडिंग मत कीजिए। कर आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो डाटा जो जा रहा है वो डाटा की प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई, आप चेक करें। आप यदि ऑनलाइन देखेंगे तब आपके कम डाटा यूज होगा, ठीक है। उसके साथ साथ नोट्स बना ले तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब था ब्रेग इक्वेशंस, जनरली ये बात बोलने का, क्योंकि ब्रेग इक्वेशन से IIT JEM के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पर नेट में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। IIT JEM या फिर अदर यूनिवर्सिटी जिससे भी DU, CU, BHU, JNU के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक। देखो तो since X-ray are EM waves, so if we incident on X-ray on a given crystal, then we get diffracted X-ray। जब अपन क्या करेंगे, एक्सरे को किसी अपने पास जो क्रिस्टल दिया हुआ है उसके ऊपर जब गिराएंगे तब उससे डिफ्रैक्शन होगा, तब हमें क्या मिलेगी, एंड दिस पॉसिबल देन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑर्डर ऑफ लेटिस पैरामीटर। लेटिस पैरामीटर क्या होता है, ए। इसका मतलब जो ए होता है वो किसमें होता है, एंगस्ट्रम में। तो इसका मतलब कंपैरिजन टू वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, एंगस्ट्रम की होनी चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब बेंडिंग ऑफ ऑब्स्टेकल, जो वेव्स होती हैं वो क्या, जो ऑब्स्टेकल से जो बेंड होता है उसी जो फिनोमिना होता है वही क्या होता है, अपना जो डिफ्रैक्शन होता है। तो देखो जैसे जनरली मैंने बोला कि साउंड वेव है, साउंड वेव है, साउंड वेव क्या करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, ठीक है। और लाइट वेव, ठीक है। बट दोनों में ही देखो क्या क्या चीज है, एक कमरे में आप कितनी भी लाइट करो बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। बट इसी कमरे में आप डीजे बजाओ या फिर कोई ऐसा मतलब जिसमें साउंड हो, उसके अंदर आप यदि देखोगे तो धीरे धीरे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तब वो आवाज बाहर तक भी जाएगी। इसका मतलब साउंड वेव का डिफ्रैक्शन जनरली रियल लाइफ में पॉसिबल है, पर लाइट वेव का जैसे आप यहां से आप लाइट इस कमरे में कितनी भी लाइट लगाओ बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब लाइट वेव जनरली रियल लाइफ के अंदर डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। साउंड वेव का एक बात ध्यान रखना, पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है साउंड वेव का, साउंड वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक साइड में लिख लेना, साउंड वेव नॉट शो द पोलराइजेशन, तो ठीक है। और जो लाइट वेव है ये इसका मतलब डिफ्रैक्शन से अपने को जनरली हुआ क्या कि जो लाइट का जो मुड़ने की जो घटना है वही क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। और इसमें भी ऐसा ही होगा, अपन किसी क्रिस्टल के ऊपर क्या करेंगे, एक्सरे इंसिडेंट करेंगे और वहां से जब क्या होंगे वो डिफ्रैक्ट होगी, जैसे क्या होंगे, एटम्स होंगे ना उसके अंदर, तो जो एटम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बाहर जब उस पर गिरेगी वेव तो इसको स्कैटर्ड करेगी, तब उसके लिए आगे भी देखेंगे अपन इस ऐसी पॉसिबल वैल्यूज को। पर अभी अपन सिर्फ ब्रेग इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको देखो आप पहले, देखो क्या है कि क्रिस्टल है, ठीक है। और इसमें जो इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग होता है वो कितना होता है, दोनों एटम के बीच का DHKL से प्रेजेंट करते हैं उसको, किससे करते हैं, DHKL से। अब मैंने ये दो इंसिडेंट किया, दो इंसिडेंट रे करी, कहां से, ठीक है, स्प्लिट से। तो जैसे ये आएंगे तो ये क्या है, ये वे भी तो है ऐसे, ठीक है, ये भी क्या है, वे भी है ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे यही भी ये वेव है और ये भी क्या है कि वेव है, क्लियर है।
तो इसके अंदर होगा क्या कि अब जब दो वेव्स हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस तो आएगा। कितना पाथ डिफरेंस है? तो मैं क्या करूंगा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने यहां पॉइंट O कंसीडर किया। आप इस रेड वाली लाइन को तो मैंने दिखाने के लिए शो किया है, वैसे आप इसको हटा भी सकते हो कोई ना, क्योंकि ये वेव्स है ना, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हो यहां से समझने के लिए। ठीक है, आप देखो पहले। ठीक है, ये देखो, तो देखो मैंने इस पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया मैंने? क्योंकि ये पैरेलल जो वेव आ रही है यहां तक इस पे परपेंडिकुलर होने के बाद ये क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल है यहां पे। और पैरेलल का मतलब पाथ डिफरेंस, मतलब एक वेव कितनी इस वेव से आगे है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है यहां तक, इसका मतलब दोनों समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इससे पीछे वाले हिस्से में इसका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। ऐसे मैंने O से इसके ऊपर इस लाइन पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी पैरेलल हो गई दोनों। इन दोनों पैरेलल वेव के बीच में जो वेव्स हैं उनके बीच में कितने हैं, पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा। इसका मतलब यहां तक 0, यहां तक भी 0। तो इस वेव से एक्स्ट्रा कितनी चली है नीचे वाली वेव, यही तो चला है। कितना चला है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये कितना है, देखो A से रिप्रेजेंट किया, इसको D से और इसको B से, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स्ट्रा। तो इसी को क्या कहेंगे अपन, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया अपना, AD प्लस DB, यानी AD प्लस DB। तो AD, अब देखो पाथ डिफरेंस के लिए फिर आप इंटरफेरेंस में जाओगे तो आपको ये पता है कि जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, n लैम्डा होता है, और जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसके अंदर 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, माइनस भी होता है, वो डिपेंड करता है, वो आगे बताएंगे उसके अंदर किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है ना। तो अभी देखो जनरल, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, AD और DB, और AD और DB के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल तो ये रहा आपके पास, ये लो, क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए 90 बनाएगा, तो मैंने ये क्या किया, A पे 90 ड्रॉ कर दिया। और O के लिए कौन सा एंगल है, ब्रेक एंगल, सभी ब्रेक एंगल होंगे ना, ये डेल्टा B है तो डेल्टा B एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, तो थीटा B यदि एंगल है तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रिलेशन लगाता हूं, किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। तो परपेंडिकुलर क्या अपना DA, और हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो हाइपोटेन्यूज यही तो है, इसका मतलब कितना है, DHKL, मैंने DHKL रख दिया। तो यहां से DA कितना आ गया, DHKL साइन थीटा। तो यहां से जो DHKL साइन थीटा आया है, सेम सिचुएशन से ये एंगल उसी तरीके से बनेगा। तो यहां से DB भी कितना आएगा, DHKL साइन थीटा। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि DA कितना होगा, DHKL साइन थीटा भी। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखो यहां पे डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं लिया, डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी विजिबल होती है। कैसी होती है, मिनिमम इंटेंसिटी, इसलिए नहीं यूज लिया। लैम्डा बाई 2 होगा तो कैसी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी विजिबल होगी। तो यहां पे कैसा लेना पड़ेगा अपने को, पाथ डिफरेंस लैम्डा वाला, इसलिए यानी एन लैम्डा यूज लेना पड़ेगा। एन लैम्डा के लिए क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी विजिबल होगी, और अपने को चाहिए भी मैक्सिमम, इसलिए अपन क्या लेते हैं यहां पे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। तो ये भी पाथ डिफरेंस है और ये भी कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस होता है। तो क्या यूज कर सकते हैं अपन, डेल्टा इक्वल्स टू 2DHKL साइन थीटा एन लैम्डा। इसके लिए जनरली यदि याद रखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप एन के लिए क्या यूज लोगे, एन इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर काम में लोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, यदि वो गिवन देता है तो 2, 3 जो भी यूज लेना हो, यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो n1 बराबर लेना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे DHKL क्या है, वेयर DHKL है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो आप इसका फॉर्मूला ये है 1/h² A² + k² B² L² अलग अलग के लिए यूज ले सकते हो, क्यूबिक के लिए यूज ले सकते हो, जहां पे अल्फा बीटा और गामा क्या हो 90 डिग्री हो, जैसे टेट्रागोनल है, इनके अंदर यूज ले सकते हो। पर हेक्सागोनल में ये जो होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये कुछ अलग होता है। इसका फॉर्मूला आपको मेमोराइज रखना है। हेक्सागोनल का क्या होता है, 1/d² HKL 4/3 h² + HK k² A² L² L²। ये किसके लिए होता है, हेक्सागोनल के लिए ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज रखोगे। ठीक है, यहां तक हुआ बात।
अब देखो एक क्वेश्चन में और IIT JEM में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ज्यादा घुमाता नहीं है क्वेश्चन, बट कई बार एक बार पूछ लेता है क्वेश्चन में ब्रेक एंगल ना देके वो क्या देता है, क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन एंगल देता है। तो एक चीज देखो, यहां से जब वेव इंसिडेंट हुई थी यहां पे, तो ये वेव तो यहां चली गई और क्या हुआ, डिफ्रैक्शन वेव, डिफ्रैक्टेड वेव है वो ऊपर की साइड, तो ये एंगल कितना था अपना थीटा बी, और ये क्या है थीटा बी। तो ये तो डिफ्रैक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव, एंगल डिफ्रैक्शन वाला कौन सा होगा, इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड वेव के बीच का, तो ये एंगल होगा पूरा। अब इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं थीटा से, ठीक है ना, तो थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, तो मुझे बताओ ये थीटा पूरा किसके बराबर है, थीटा बी प्लस थीटा बी यानी 2 थीटा बी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो डिफ्रैक्शन थीटा डिफ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, 2 थीटा बी, यानी डबल होगा ब्रेक एंगल का। तो वहां पे यदि क्या दे थीटा, ये यूज लेना, तो 2 थीटा बी, ठीक है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो डिफ्रैक्शन एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, थीटा बी कितना होता है डिफ्रैक्शन एंगल का। यदि क्वेश्चन में दिए गिवन है कि डिफ्रैक्शन एंगल 60 डिग्री है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है, तो 60 डिग्री होगा, तो देखो 60 इक्वल्स टू क्या होगा 2 थीटा बी, और थीटा बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कितना होता है हाफ ऑफ, यानी थीटा बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थीटा बी इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डी, यानी डिफ्रैक्शन बाई 2। यदि आपको डिफ्रैक्शन एंगल दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक एंगल मिल जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। बाकी इजी टॉपिक है, बार बार इसको नहीं करेंगे, ठीक है, और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोग इसके लिए हेल्प कर रहे थे, फिर WH ब्रेक और WL ब्रेक दोनों ने हेल्प करके इसको सोल्व किया था, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्पज फॉर CSIR नेट के लिए। ये टॉपिक में से क्वेश्चन आता है 101%, इसको बहुत केयरफुली रीड करना है, कहां HKL even होंगे, कहां ओड होंगे, कौन से अलाउड होंगे, किस तरीके से मिक्स देखे जाते हैं, उनके अंदर आपको मेमोराइज रखना है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। होता क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे बाय स्कैटर्ड एटम से अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे बाय स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से जब स्कैटर्ड होगा, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के इक्वल होगा। तो ये अपना था मेनली टॉपिक जो ब्रेक इक्वेशन का, बहुत इजी है, इस टॉपिक को आप देखते रहें, ठीक है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं इसके ऊपर, बाकी तो अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को अपन आज कंप्लीट पढ़ते हैं, और वो काफी यूजफुल है फॉर CSIR नेट के लिए, ठीक है। बाकी अपन देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व किया, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन देखते हैं ब्रेक इक्वेशन पे। वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं 2D sin θ इक्वल टू n लैम्डा वगैरह वगैरह। एक चीज ध्यान रखें, जिस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा उसमें आपको एंगल जो दिया हुआ होगा वो फिक्स एंगल दिया हुआ होगा, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह। और यदि क्वेश्चन में एंगल इस टाइप से दिया हुआ है 7 डिग्री, 35 डिग्री, 44 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस जब दिए होंगे तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। यदि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो गिवन होगी उसकी वैल्यू क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे जनरली मैंने लिया है, देखो क्वेश्चन है द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स इन NaCl टेबल साल्ट, ठीक है। देखो एक सेकेंड, जो टेबल साल्ट इज D इक्वल्स टू 0.282 नैनोमीटर, कितनी है 0.282 नैनोमीटर। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस ए ब्रेक मैक्सिमम व्हेन इट इज ग्लेसिंग एंगल विद दीज प्लेन्स, प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है 7 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अज्यूमिंग दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, कैसा है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। मैंने कहा था ना कि यदि क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो 1 लेना है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, क्या फाइंड करनी है, पहली चीज देखो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। बट देखो इस क्वेश्चन में वेवलेंथ के साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, देखो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एक्सीलरेटिंग वोल्टेज V0
दैट प्रोड्यूस एक्सरे, जहां से एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, मिनिमम वोल्टेज कितना है उसके लिए। ये चीज और आप कर तो दोगे इस क्वेश्चन को। देखो इजी होता है ब्रेक इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला, 2D HKL इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। पहला क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ पूछी है, ठीक है भाई साहब, वेवलेंथ पूछी है तो अपन फाइंड आउट भी कर देंगे। देखो लेमडा इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 है, 2D की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है 0.2 नैनोमीटर, 0.282 नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही रहने दो इसको, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कितना, साइन 7 डिग्री, ठीक है। ये आएगा किसके अंदर आएगा, ये नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। इस टाइप की जब जो एंगल्स दिए हुए आएंगे तब आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा उस एग्जाम में, 101%। नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई आएगी, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.069 नैनोमीटर आपको लैम्डा मिलेगी। क्या मिलेगी, लैम्डा मिलेगी। क्लियर है। तो लैम्डा आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, बट आपको दिक्कत कहां आएगी कि जब लैम्डा आ गई तो आपको वी नोट कैसे फाइंड करें। तो वी नोट फाइंड करने के लिए मैं आज बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन जो पीएचडी के एग्जामिनेशन हुआ है डीयू के अंदर, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, तो आईआईटी जेम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आईआईटी जेम में यहीं तक लैम्डा पूछ लिया, एन पूछ ली, कौन सा होगा, डीएचकेएल पूछ लिया, वगैरह वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप असाइनमेंट में आपको दे दी जाएंगे। सिंपल सिंपल। देखो, टू फाइंड द मिनिमम वोल्टेज, क्या मिनिमम वोल्टेज फाइंड करना हो, वी नॉट यूज ड्वेन हेंट लॉ। आपको ड्वेन हेंट लॉ यूज करना है। और क्या कहता है वो कि कम से कम जो काइनेटिक एनर्जी है ईवी नॉट, वो लिस्ट इक्वल हो किसके, एच न्यू के। ये ड्वेन हेंट लॉ कहता है। तो आप क्या बोल सकते हो इसको कि जो एच सी बाई लेमडा है, इसको लिख सकते हो, क्योंकि न्यू को क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा। और आपको क्वांटम में जब सोल्व करते हैं इसको एच सी बाई लेमडा को, तो बताया हुआ ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 0. लेमडा, लेमडा आता है 1240। एचसी वाले की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 0.06 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, किस में वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इधर ये चला जाएगा डिवाइड। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी लिस्ट ग्रेटर, ये क्या आ जाएगी 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन जब आया था तब ये आया था वह 18 मल्टीप्लाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आंसर में पहले से ही गिवन था, ये 3 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ क्या आपको 18 जो भरना था ऑप्शन के अंदर, वो 18 जो भरना था, ठीक है। तो इस टाइप से जो ब्रेक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, जहां से डी पूछा हो, थीटा पूछा हो, लेमडा पूछा हो, एन पूछा हो, वो तो इसी क्वेश्चन से आ जाएगा। एक चीज और पूछ सकता है कि कितने वोल्टेज के साथ वो प्रोड्यूस हुई है, तो उसके लिए आपको ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स-रे किससे, बाई स्कैटर्ड बाई एटम अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स-रे स्कैटर्ड बाई इलेक्ट्रॉन। दोनों का जो रेशियो होगा वो स्मॉल एफ से जैसे आ जाएगा। क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या एस होता है, क्या एफ होता है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। एक चीज और, क्लासिकल के टेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो इवनिंग तक डाल दी जाएगी। कल 101% जो भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग क्लासिकल मैकेनिक्स मेरे से पढ़िए, प्लीज वो टेस्ट दें, जिससे आपको क्या हो, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि कहां तक मैं ग्रो कर रहा हूं। अच्छे क्वेश्चन है, जो पढ़ाया है वो ही दिया है, जितना मैंने पढ़ाया उसी में से है सारा का सारा। बस कुछ क्वेश्चन है जो आपको केयरफुली पढ़ना है, उनके आंसर आपको ऐसा लगेगा कि ये आ रहा है, बट आप केयरफुली उनके आंसर्स को चेक करेंगे कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट सॉलिड स्टेट का जो टेस्ट है वो भी अनाउंस कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। तो टेस्ट कंप्लीट देने हैं आपको किसी भी हालत में, ठीक है। फिर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।